आज जो हमारा टॉपिक है इस डिस्कशन का वो ये है कि हम अच्छी तरीके से मृदा प्रबंधन करें ताकि हमारी पैदावार है वो अच्छी मिले। तो उसको समझने के लिए हमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मृदा प्रबंधन क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब मिट्टी हमारी फसल के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मिट्टी जो होती है ना वो हमारे कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मिट्टी में पानी, पोषक तत्व और वायु का भंडार होता है। हम सभी जानते हैं कि पौधों के उचित विकास के लिए पानी, पोषक तत्व और वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मिट्टी है वो हमारी फसल के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाती है ताकि हमारे पौधों की बढ़वार अच्छी हो। और अगर कोई भी पौधा अच्छा बढ़ेगा तो उससे हमारे को अच्छी पैदावार मिलेगी। ऐसा देखा गया है कि अगर हमने अपनी मिट्टी को अच्छी तरीके से संजो के रखा तो हमारी जो पैदावार है वो ऑलमोस्ट 50 to 60%, मतलब 50 से 60% तक इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है। तो अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ी सी मिट्टी की देखभाल करने से हम अपनी पैदावार को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। अभी मिट्टी को हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वैज्ञानिक लोग नहीं हैं जो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, बट हमारे को अपने आसपास में क्या हो रहा है वो हमें समझ में आता है। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप अपनी मिट्टी को कैसे परख सकते हो, आप उसको कैसे पहचान सकते हो कि वो मिट्टी अच्छी है या मुझे उसके अंदर प्रबंधन में कुछ काम करने के लिए कुछ अनुकूल उपाय अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम खेत में जाते हैं तो जब मिट्टी सूखी हुई होती है, थोड़ी नमी कम होती है, तो हम देखेंगे कि मिट्टी में कुछ दरारें पड़ गई हैं। तो अगर इस तरह की दरारें हमें दिखाई देती हैं तो हमारे को ये अनुमान लगाने का कि हमारी जो मिट्टी है वो थोड़ी कठोर है। अगर मेरी मिट्टी में भुरभुरापन है तो मिट्टी में कभी ऐसी दरारें नहीं पड़ेंगी और मिट्टी की समतल बिल्कुल एक जैसी रहेगी। और अगर मैंने उसको हाथ से थोड़ा सा या किसी खुरपे से निकाला तो मेरे को जो मिट्टी है वो भुरभुरी मिट्टी मिलेगी। तो भुरभुरी मिट्टी जो होती है वो अच्छी होती है खेती के लिए, कठोर मिट्टी की अपेक्षा। तो अभी ये आपने एक प्रारंभिक देख लिया कि मिट्टी को मैं कैसे जांच परख सकती हूँ ना। अभी आपको ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर मेरी मिट्टी कठोर है तो उससे मेरी फसल पे क्या असर पड़ेगा। तो इसको चित्रित करने के लिए ये मैंने एक चित्र लगाया है यहाँ पे, जो कि मेरी स्क्रीन में राइट साइड पे है। तो उसमें आप देखोगे कि जहाँ पे मैंने अच्छी मृदा लिखी है, मतलब जो मिट्टी है वो बुरबुरी है, तो वहां पे जो पौधों की बढ़वार है वो बहुत अच्छी हो रही है, मेरे जड़ों का विकास अच्छा हो रहा है। जो कि कठोर मृदा के अंदर या कठोर मिट्टी, बुरी मिट्टी होती है, उसमें हमारे पौधों का विकास अच्छा होएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे मिट्टी के अंदर पौधों का विकास अच्छा होएगा तो मेरी पैदावार बढ़ जाएगी। तो कठोरता, मिट्टी की कठोरता और मिट्टी का भुरभुरापन एक एक पैमाना है जिससे हम अपनी मिट्टी की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे पैमाने भी हैं जो हमारी मिट्टी की सेहत और उसकी लाइक उसके फीचर्स के बारे में बताती है कि मिट्टी हमारी कैसी है, उसमें दूसरा नंबर का जो एक पॉइंट है वो ये है कि आपकी मिट्टी कितना पानी धारण करती है। इसका मतलब ये है कि जब हमने खेत में पानी लगाया तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे खेत का जो पानी है वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जाता है और कई बार वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये भी हमारे को बताता है कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारी मिट्टी का क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं जिससे कि हमारी पैदावार अफेक्ट हो सकती है या कम हो सकती है। अगर मेरी मिट्टी को जब मैंने पानी लगाया और मैं देखती हूँ कि वो बहुत जल्दी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब समा जाता है, इसका मतलब ये है कि मेरी मिट्टी की पानी की धारण की क्षमता अच्छी है। और मुझे यही चाहिए, क्योंकि अगर मेरी मिट्टी ज्यादा पानी धारण करती है तो मेरे रूट्स को, जो मेरे पौधे हैं उनकी जड़ों को ज्यादा पानी मिलेगा। और जब ज्यादा पानी मिलेगा तो उसमें जो भी मैं पोषक तत्व, खाद डाल रही हूँ वो पौधे तक पहुंचेंगे।
और जब वो पौधे में एब्जॉर्ब होंगे, पौधे उसको ग्रहण करेगा, तो पौधों का बढ़वार अच्छा होएगा। तीसरा पैमाना जो है, जो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में बताता है, वो है मिट्टी की महक। पहले अगर आप देखोगे कि लाइक मे बी आज से कुछ साल पहले जब बारिश होती थी, तो मिट्टी पे जब भी हम पानी गिरता था तो हमारे को एक सौंधी महक मिलती थी, जो हम बोलते हैं कि मिट्टी की खुशबू आ रही है, जो कि आजकल खत्म होती जा रही है। अगर हम आजकल की अपनी मिट्टी पे जब पानी डालते हैं तो हमारे को एक एक रासायनिक महक मिलती है, मतलब रसायनों की महक मिलती है। तो ये भी आपके मिट्टी के स्वास्थ्य को दर्शाता है। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी के अंदर, आपका मिट्टी स्वास्थ्य नहीं है, आपका उस मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसमें जो भी हम लोग केमिकल, रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक खाद डालते हैं, वो मिट्टी के अंदर ही समा जाते हैं। वो मिट प्लांट्स, जो पौधे हैं आपके, उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, तो आपके पौधों का बढ़वार कम होता है। अगर आपकी मिट्टी में इस रासायनिक खादों की खुशबू या महक नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है, और जो भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हो वो पौधे अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं और वो पैदावार में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब उसका बदलाव हो रहा है, जो हमारी उपज हम लोग अपने खेत से निकालते हैं। एक चौथी बहुत अच्छी चीज है जो हमें समझना चाहिए, मिट्टी में केंचुए का होना। केचुआ आप लोग सब लोग जानते हो, मैंने पिक्चर में भी यहाँ पे लगाया हुआ है। ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, और मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो केचुए जो, अगर हमारी मिट्टी में हम लोग मिट्टी को खोदेंगे, थोड़ा 5-10 सेंटीमीटर हमने खोदा, और हमारे को मिट्टी के अंदर केचुए नजर आए, तो हमारे को ये समझ जाना चाहिए कि हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है। केचुए क्या करते हैं, केचुए ऊपर से नीचे तक मिट्टी की सतह में घूमते रहते हैं। और जब वो मिट्टी की सतह में घूमते हैं, तो वो मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और पानी और वायु के लिए एक रास्ता बनाते हैं। जैसे जैसे केचुआ मिट्टी के अंदर जाता है, वहां वहां से एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, जिसके थ्रू जब मैंने अपने खेत में पानी लगाया, वो मिट्टी के अंदर जाएगा और मिट्टी की धारण क्षमता को बढ़ा देगा। और पानी के साथ साथ वायु भी जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम बोलते हैं, तो उनकी भी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि हमारे को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए होती है रोज अपने को सांस लेने के लिए, और ऑक्सीजन हमारे को जिंदा रखती है। इसी तरह जो मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर मेरी मिट्टी भुरभुरी है और उसमें वायु का अच्छा संचार होता है, तो मेरी मिट्टी के अंदर जड़ों का विकास अच्छा होएगा, और जो भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका विकास भी अच्छे से होएगा। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो भी हम लोग रासायनिक खाद या कोई भी खाद हम लोग अपने खेतों में लगाते हैं, उसको वो लाइक ऐसे रूप में कन्वर्ट करते हैं, या ऐसे रूप में उसका रूपांतर करते हैं जो कि पौधे आराम से ग्रहण कर सके। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लूंगी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सो हमारे खाना जो है हम लोग मुंह से खाते हैं और हमारे पेट के अंदर जाता है, वहां पे भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु हमारे पौधे, हमारा जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करता है, और वो हमारे ब्लड में जाता है ताकि हमारे को एनर्जी मिले और हम लोग का बढ़वार अच्छा हो। अगर हमारा पेट खराब हो जाता है और हमारे सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम हो जाती है, तो हम लोग अपना जो खाना होता है उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते। इसी तरह अगर मेरे मिट्टी का सूक्ष्म जीवाणु कम रहेगा, तो उसमें भी मिट्टी बीमार हो जाएगी और हमारे पौधों का विकास अच्छे से नहीं होगा। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप अपने खेत में जाके उसका थोड़ा सा निरीक्षण करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, और हम उसको कैसे उपचारित करके अच्छी मिट्टी में कन्वर्ट कर सकें ताकि हमारे को अच्छी पैदावार मिले। आपको मैंने मिट्टी के कुछ लाइक फीचर्स को बताया, कुछ पैमानों को बताया, जिससे देख के आप अपनी मिट्टी का खुद निरीक्षण कर सकते हो।
तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मेरे को अपनी मिट्टी में कोई भी कमी नजर आती है, जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए, जो मैंने आपको पैमाने बताए, आपको लगता है कि अरे मेरी मिट्टी कठोर है, मेरी जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें पानी धारण अच्छा नहीं हो रहा है, या उसमें सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, तो मुझे क्या क्या उपाय करने चाहिए ताकि मेरी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो सबसे पहला चीज ये है कि हमारे को मिट्टी, जो गर्मी का समय होता है, जो हमारा समर सीजन होता है, अप्रैल मई जून वाला, जब तेज धूप होती है, तो हम लोग अपनी खेतों की बहुत गहरी जुताई करते हैं। उस जुताई करने का मेन बेनिफिट या मेन जो हमारे को लाभ मिलता है वो ये होता है कि जो हमारी नीचे की मिट्टी है, वहां पे अगर कोई भी हानिकारक जीवाणु या हानिकारक कोई भी कीट या फफूंद बढ़नी शुरू हो जाती है, तो जब हम उसको जुताई करते हैं तो वो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, और तेज धूप की वजह से वो जीवाणु और जो फफूंद होती है या कोई कीट होते हैं वो मर जाते हैं। तो उससे हमारी मिट्टी का नेचुरल जो स्वास्थ्य है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे को अपने खेतों की जुताई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने से हमारी मिट्टी में, हम लोग उसको पलटने से उसमें वायु का थोड़ा संचार होता है, थोड़ी बुरबुरी भी हो जाती है, क्योंकि हम कुछ भी उसको जुताई करते हैं तो उसके जो बड़े बड़े कठोर पीसीज होते हैं, मिट्टी के क्लम्स होते हैं जो होते हैं, वो टूट जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखने का है वो है जैविक खाद का उपयोग करना। हम लोग सभी अपने खेत में कुछ ना कुछ जैविक खाद डालते हैं, चाहे वो हम गोबर खाद डालें या फिर केचुए की खाद डालें, या फिर अपन और कुछ भी इस तरह का चीज, सड़ी गड़ी जो हमारे सब्जियां होती हैं उनका खाद बना के हम डालें, तो इसको डालने से भी हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य बढ़ जाता है। इसको डालने का फायदा ये होता है कि मिट्टी में एक तो आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिलते हैं, और जब हम किसी चीज को सड़ाते गलाते हैं तो जो अच्छे जीवाणु होते हैं वो भी हमारी मिट्टी में जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे मिट्टी के अंदर जो भी कुछ ऐसे पिछले क्रॉप का कोई फसल का अवशेष बचता है, तो वो उसको सड़ाने गलाने का काम करता है, और उसका न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पौधों को या फसल को मिल जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने मिट्टी का परीक्षण करो और मिट्टी की जांच के अनुसार ही रासायनिक खाद का प्रयोग करो। जैसे हम लोग सबको पता है कि अभी जो हमारी सरकार है वो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे कि किसान बहनों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो अपने मिट्टी की जांच करवा के उसके अनुसार अपना रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनके खाद की उपयोग करने की मात्रा भी कम होगी और उनकी फसल को उचित पोषण तत्व मिलेंगे। बिकॉज एक बार हमने मिट्टी की जांच करवा ली तो हमारे को ये समझ में आएगा कि हमारी मिट्टी में किस चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है। तो हम लोग उसके अनुसार ही अपना खाद का या रासायनिक जो केमिकल्स होते हैं उसका प्रयोग करके हमारे को उचित पैदावार मिल सकती है। तो जैविक खाद जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया है कि जैविक खाद का उपयोग करना हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही लाभकारक है। बट हमारे को ये ध्यान में रखने का, जब भी हम जैविक खाद अपने खेत में डाल रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी गुणवत्ता का क्या मतलब है, जो भी हम खाद, जैविक खाद खेत में डाल रहे हैं वो अच्छी तरीके से सड़ी गली होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसमें कोई भी आपने धान का जो अवशेष होते हैं वो डाले हैं तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, या आपने गोबर डाला है तो गोबर के छोटे छोटे पीस नजर आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मैंने गोबर डाला है, तो इसका मतलब ये है कि वो सड़ी गली नहीं है। हमारे को जो भी हम खाद डालें, जैविक खाद डालें, वो अच्छी तरीके से सड़ी गली होनी चाहिए, ताकि आपको ये समझ में नहीं आए कि उसमें हमने क्या क्या चीजें डाली थी उसको खाद को बनाने के लिए। दूसरी बात है कि पानी, खाद के अंदर पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। जब आप उसको हाथ लगाओगे तो वो थोड़ी ठीक, ऐसा बहुत गिल्ली नहीं होनी चाहिए कि आपने हाथ में लिया तो पानी उसमें से टपकना शुरू हो जाए। ऐसी खाद हमारे खेत के लिए अच्छी नहीं होती है। जब भी हम खाद को हाथ लगाएं तो वो थोड़ी सूखी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्योंकि हम लोग जब भी कोई चीज सड़ता गलता है, हमारे घर में भी खाना सड़ता है, उसमें एक बदबू है तो उसमें भी बदबू आएगी। बट अगर वो पूरी तरीके से पकी हुई है, मतलब पूरी तरह से सड़ी हुई है,
तो उसमें आपको कभी बदबू नहीं आएगी, तो आप उसको सूंघ के देख सकते हो और आपको समझ में आएगा। अगर आपकी खाद जो आप अपने खेत में डालने वाले हो उसमें थोड़ी सी बदबू आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से पकी हुई है, पूरी तरह से सड़ी गली नहीं है। तो ऐसी खाद आप अपने खेत में मत डालिए। जब भी आप अपनी खाद को लेने जाओ तो आप ये देखो कि वहां पे जो भी गोबर या जो गाय का मूत्र होता है जो यूज कर रहे हैं वो देसी गाय का यूज करें। क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि देसी गाय का गोबर जो होता है वो खेत के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको देसी गाय का नहीं मिलता है तो ठीक है, हम दूसरी ले सकते हैं, बट अगर आपको आपका ये प्राथमिकता आपको ऐसा देना चाहिए कि आपको देसी गाय का मूत्र और देसी गाय के गोबर से बनी हुई जैविक खाद मिले। जो हम लोग का वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हमारे को अपने खेत के अंदर 10 से 15 टन जैविक खाद यूज करनी चाहिए हर साल। अगर हमने इतनी ज्यादा मात्रा में अपनी खाद यूज करी है तो हमारी पैदावार बहुत अच्छी होगी और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छे होएगा। बट अगर हम लोग आप लोग अपने आप देखोगे कि आप कितनी जैविक खाद अपने खेत में डालते हो तो आपको पता चलेगा कि आप इतना सारा क्वांटिटी में नहीं डालते हो। ये मैं 10 से 15 टन जो बोल रही हूँ 1 हेक्टेयर के लिए बोल रही हूँ। तो हम लोग इतनी सारी नहीं डालते हैं। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि इतना अच्छी क्वालिटी का जैविक खाद का ना मिलना। दूसरा ये है, उसका रीजन ये है कि आजकल हमारे गांव में पशुओं की संख्या संख्या कम हो गई है, तो जब पशु नहीं होंगे तो गोबर भी नहीं होगा, और गोबर भी नहीं होगा तो जैविक खाद कम हो जाएगी। और जैविक खाद जो होती है वो थोड़ी महंगी भी होती है। तो अगर मेरा खेत बड़ा है तो उसमें मेरे को एक बार जैविक खाद डालने के लिए कम से कम 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, तो मैं उसको बचाने के लिए भी कम जैविक खाद डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डाल के हम सोचते हैं हमारा खेत अच्छा हो जाएगा। और हमारे को जैविक खाद हर साल डालनी चाहिए, बट हम लोग ज्यादातर उसको 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार डालते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य मिट्टी का खराब हो रहा है। तो आपको इन सब चीजों के कारण हताश नहीं होने का, आपको ये नहीं सोचने का कि हम फिर अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य बता ठीक रहे कैसे हैं। करें। अरे ऐसे तो ठीक है, मतलब पता चला पैसे भेज दिए 50। म्यूट कर। तो प्रीवी लाइफ साइंस कंपनी का एक उत्पाद है जो कि हम जियोक्सॉल.com में है उसका नाम। ये इस तरह का दानेदार उत्पाद है, और ये गोबर खाद के पर्याय में या जैविक खाद के पर्याय में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो जैविक खाद के मुकाबले में बहुत कम है, मतलब 10 से 15 किलो पर एकड़ की मात्रा में आप इसको डालें तो आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसमें कार्बनिक कंटेंट बढ़ जाएगा, और आपके जो जीवाणुओं की संख्या है वो बढ़ जाएगी। इस उत्पाद का उपयोग आप हर तरह की फसल पे कर सकते हैं, चाहे आपने अनाज लगाया है, सब्जी है, फल है, या फिर दलहन या तिलहन की फसल है, उन सब पे लगा सकते हैं। इसको आप उपयोग कब करें? जब भी आप अपने खेत में पहली बार रासायनिक खाद डाल रहे हैं, जैसे हमने कोई भी फसल लगाई, हमने बीज बोआ, उसके हम 10-15 दिन के बाद कई बार खाद डालते हैं, कई बार हम बीज बोने के समय रासायनिक खाद डालते हैं, तो उसके साथ मिला के हमें डाल देने का, आपको अलग से डालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये रासायनिक खाद के साथ भी अच्छा काम करता है। इसमें आप अगर साल में 3 फसल लेते हो अपने खेतों में तो आप इसको 3 बार लगाओ तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसको मतलब ये है कि हर फसल, जब भी आप कोई भी फसल की बुआई करो, उस फसल में बोने के समय या बोने के बाद जब भी आप रासायनिक खाद डालो तो आप इस दानेदार उत्पाद का उपयोग करो, और इससे जो भी आपके मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तो जो मैंने आपको बताया था कि आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, जैसे कि उसके अंदर पानी धारण की क्षमता, उसमें भुरभुरापन, उसमें अच्छे जीवाणु का विकास, हवा पानी का संचार, केंचुओं की पॉपुलेशन में वृद्धि, ये सारी चीजें आपको अगर आप निरंतर प्रयोग करते रहोगे, 2-3 साल तक लगातार प्रयोग करोगे, तो आपको अपनी मिट्टी में फर्क जरूर नजर आएगा। ये जो उत्पाद है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और इसके ऊपर एक ये इको सर्ट का
चिन्ह आता है, तो अगर आप ये रेड कलर का, लाल रंग का चिन्ह देखोगे, इको सर्ट लिखा हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो उत्पाद है, कोई भी अगर हमारी किसान बहनें जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, रसायन मुक्त फार्मिंग करना चाहती है, उसमें भी वो बिगर हिचक के इसको फायदा करके लाभ उठा सकती हैं। ये प्रीवी लाइफ साइंसेज खाद्य उत्पाद है जिसको हम प्रोमोसा बोलते हैं। तो ये उत्पाद भी एक जैविक उत्पाद है, दानेदार उत्पाद है, और इसको भी गोबर खाद के पर्याय में भी यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने से आपका जो फास्फोरस होता है, ये फास्फोरस एक न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है जो हमारी खेतों में हम लोग डालते हैं डीएपी, एसएसपी के रूप में या एनपीके के रूप में। तो फास्फोरस डालने से हमारा जो पौधों के जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। तो ये हमारे पौधों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो ये जो प्रोमोसा प्रोडक्ट है, इसमें हमारा जैविक खाद का भी गुण है और फास्फोरस का भी हमारे को कुछ हद तक हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट या उसकी जो जरूरत है वो पूरी होती है। इसकी जो मात्रा है वो है 40 किलो प्रति एकड़। इसका उपयोग भी हर हर फसल के में कर सकते हैं। और इसका एक विशेष इसकी खूबी ये है इस वाले प्रोडक्ट की, कि जो भी हमारे खेत के अंदर फास्फोरस, पहले हमारे हमने जो भी रासायनिक फास्फोरस डाला हुआ है और जो हमारी मिट्टी के अंदर बंध गया है और हमारे पौधों को नहीं मिल पा रहा है, इस उत्पाद को डालने से वो वाला फास्फोरस भी आपके पौधों तक पहुंचेगा, पौधे उसको ग्रहण कर सकेंगे और पौधों का अच्छा विकास होएगा। तो इससे हमारा जो मिट्टी में बंद फास्फोरस है वो भी प्लांट्स को मिल जाएगा, हमारी फसल को मिल जाएगा। इसको भी हम रासायनिक खाद के साथ प्रयोग में लग कर सकते हैं। अगर आप जैविक खेती कर रहे हो तो आप इसको अलग से डालो, रासायनिक खाद के साथ डालना जरूरी नहीं है। तो ये विदाउट जैविक खाद भी, विदाउट रासायनिक खाद भी हम डाल सकते हैं। इसको भी हम लोग ऐसा सिफारिश करते हैं कि आप जितनी बार फसल लगाओगे उतनी बार इस उत्पाद का अपने खेतों में यूज करो। और इस उत्पाद को आप निरंतर यूज करोगे तो आपका जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर होता है, डीएपी, एसएसपी और एनपीके, उसकी मात्रा में धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप धीरे धीरे उसकी जो मात्रा यूज की जो रेशो है या उसका अनुपात है वो घटा के रख सकते हो, जिससे कि आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप मोर जैविक खेती की तरफ बढ़ सकते हो। अभी मैं आपको एक तीसरे उत्पाद के बारे में बता रही हूँ। ये भी प्रीवी लाइफ साइंसेज का उत्पाद है। इसको हम लोग माइकोक्सॉल बोलते हैं। ये एक मित्र जीवाणु पर आधारित उत्पाद है। हम लोग ये उत्पाद दो तरीके से बेचते हैं, एक पाउडर फॉर्म में और एक दानेदार फॉर्म में। अगर आपके खेत में ड्रिप लाइन है, जो टंबक सिंचाई हम लोग बोलते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप पाउडर वाला जो प्रोडक्ट उत्पाद है वो यूज कर सकते हो। अगर आपके खेत में वो नहीं है तो आप दानेदार उत्पाद यूज कर सकते हो। और अगर आप नर्सरी बनाते हो या छोटी सब्जियों की सब्जियों की खेती खेती करते हो, वहां पे आप क्यारियों में लगाते हो, तो वहां पे आप इसको मिट्टी पे जो पाउडर वाला उत्पाद है उसको पानी में घोल कर मिट्टी में छिड़काव भी कर सकते हैं। तो जो ये इसका जो जीवाणु है, जो हम लोग मित्र जीवाणु बोल रहे हैं, वो एक तरह की फफूंद होती है जो हमारे पौधों की जड़ों में रहती है। तो पौधों में की जो जड़ें हैं वो इस फफूंद को घर देती है और उसको खाना देती है फफूंद को बढ़ने के लिए। और ये फफूंद जो है वो पौधों की जड़ों के साथ काम करती है, मतलब एक जड़ों के साथ उसका सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। तो जहां तक हमारी जड़ें पहुंचती है, अगर कोई भी हम पौधा लगाते हैं तो हमारा जो पौधा है वो 10 15 20 सेंटीमीटर तक पहुंचता है। बट इस फफूंद जो है वो हमारा 100 मीटर तक मिट्टी के अंदर जाके पौधों वहां पे जो भी पोषक तत्व होते हैं और जो पानी होता है उसको लेके आकर पौधों को दे सकते हैं। तो जब पौधे को बहुत दूर से ज्यादा
पानी और पोषक तत्व मिलते हैं तो पौधों का अच्छा विकास होता है। तो इसको लगाने से पौधों का विकास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे को पानी और पोषक तत्व हमारी जहाँ से रूट्स नहीं जा सकती है उस एरिया से भी लाके ये फफूंद देती है। दूसरी लाभ हमारे को इस प्रोडक्ट को लगाने से ये होता है कि जो भी हमारे को मिट्टी जनित रोग हैं या फिर मिट्टी जनित कीड़े हैं जो हमारी जड़ों का को काट देते हैं, जैसे कि निमैटोड्स हो गए और विल्ट्स, हम लोग गलन की जो समस्याएं हम देखते हैं उसमें भी बहुत हद तक कमी आ जाती है। बिकॉज ये जो माइकोराइजा है, जो ये मित्र जीवाणु है, वो हमारे पौधों को पानी और न्यूट्रिएंट देने का काम कर रहा ही है। तो अगर रूट्स में कोई, जड़ों में कोई डैमेज होता है, कोई हानि होती है, तो पौधों को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसको लगाने से भी हमारे जो पौधों का ओवरऑल विकास अच्छे से होता है और उसके कारण हमारा जो पैदावार होती है वो बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है इस उत्पाद को लगाने से ये है कि उस पौधों के अंदर अजैविक तनावों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। अभी आप ये जानना चाहोगे कि अजैविक तनाव क्या होते हैं। अजैविक तनाव वो होते हैं जो कि हमें वातावरण से मिलते हैं, जैसे कि ज्यादा गर्मी होना, ज्यादा धूप होना, कम पानी होना, ज्यादा पानी होना। आपने देखा होगा कि आजकल के संदर्भ में जहाँ पे हमारा जो वातावरण है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। ऐसा है कि मतलब कभी भी बारिश हो जाती है, जब बारिश चाहिए तब बारिश नहीं होती है। बट हमें तो खेती करनी है तो हमारे को तो उसके समय के हिसाब से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो मेरी दूसरी फसल नहीं होएगी। तो इन सब कारण हम लोग कई बार बुआई कर देते हैं खेत में, बट अगर पानी सही नहीं मिला तो हमारा जो फसल है उसका विकास नहीं हो पाता, हमें दोबारा बुआई करनी पड़ती है। अगर हम इस टाइप का जो ये इस उत्पाद को लगाते हो जो कि मित्र जीवाणु के ऊपर आधारित है, तो ये आपके पौधों को इन सब जैविक तनावों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा और उससे आपकी जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आज के इस मीटिंग में डिस्कस करना चाहते हैं। अभी हम इसका जो सेकंड सेशन करेंगे अगले महीने, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हमें मिट्टी की जांच के लिए क्या क्या तैयारी करना चाहिए, हम अपनी मिट्टी की जांच कैसे करवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करेंगे। तो वो हम लोग अगले मीटिंग में समझेंगे, ताकि आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग इस चीज को आज अमल कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे पूछिए, तो मैं आपको आंसर करती हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अभी इसमें योगेश चौधरी जी का चैट में एक क्वेश्चन आया है कि हुमनी अली को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हुमनी अली जो है, जैसे हम लोग सब जानते हैं कि वो एक कीट होता है जो अच्छी, लाइक अगर हमने जो जैविक खाद अपने खेत में डाली है वो अच्छी तरीके से सड़ी गली नहीं है तो वो उसके साथ में आती है। तो एक बार आपके पास हुमनी अली आ गई है तो हमारे को उसको केमिकली कंट्रोल करना पड़ेगा, या आजकल बहुत सारे लाइक प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि लाइक जैविक तरीके से भी हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ निमैटोड्स आते हैं जिसको हम एंटोमोपैथोजेनिक निमैटोड्स बोलते हैं। वो अगर हम अपने खेत में डालेंगे तो वो इन कीट को खा जाते हैं और उसके वृद्धि में लाइक उसकी वृद्धि होने नहीं देते हैं। बट हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग जैविक खाद डालें तो हम लोग अच्छी क्वालिटी की जैविक खाद डालें। और मैंने आपको कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स बताए हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि सॉइल पीएच आइडियल सॉइल के लिए क्या होना चाहिए। सो ऐसा है कि अगर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से बोले तो सॉइल का जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, तो उसमें हमारा जो पौधों का विकास अच्छी तरीके से होता है। बट इन प्रैक्टिकल इतना हमारे को आइडियल कंडीशन नहीं मिलती है। और अगर हम
आप किस एरिया से हो ये मुझे पता नहीं है, बट हम लोग अगर पूरे भारत की बात करें तो हमारे मिट्टी जो है अभी बहुत ज्यादा क्षारीय होती जा रही है। उसका पीएच जो है 8, 8.5, कई जगह तो 9 के आसपास भी पहुंच गया है। उसका रीजंस और उसके कारण यही है कि हम लोग अपने खेतों में ज्यादा जैविक उत्पाद का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा, हम लोग को लगता है कि चलो हमारे पौधों का विकास नहीं हो रहा है तो हम रासायनिक खाद लेके आते हैं और उसमें डाल देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो मिट्टी के जो मित्र जीवाणु हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और जैविक खाद नहीं मिलने से हमारी जो मिट्टी का है वो पोषक, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्या हम जियोक्सोल ग्रेन्यूल्स सलाइन सॉइल पे डाल सकते हैं? यस, आप जियोक्सोल ग्रेन्यूल सॉइल सलाइन सॉइल्स पे डाल सकते हो। आपकी अगर मिट्टी अम्लीय है तो वहां पे भी डाल सकते हो। बिकॉज ये जो आपका सॉइल का जो पीएच है उसको बफर करता है, मतलब उसको नियंत्रण में रखता है। तो इसमें हमारे को जो ग्रेन्यूल्स डालने हैं हम अपने पौधों की जड़ों के पास डालेंगे। तो जो जड़ों के आसपास का वातावरण है वो पौधों की ग्रोथ के विकास के लिए अनुकूल बना देता है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? शायद सभी के सवालों के जवाब उनको मिल गए हैं, क्योंकि मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे किसान जो महिलाएं हैं उन्हें मार्गदर्शन किया है। और सभी किसान महिलाओं को भी धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में ज्वाइन हुए। और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम आगे भी ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पे मीटिंग्स लेकर आने वाले हैं, तो आप उनमें भी ज्वाइन हो या पार्टिसिपेट हो, ताकि हम आपको नए नए जो भी तकनीकें हैं या कैसे आप अपने खेती को सुधार सकते हैं उसके बारे में पता चले। तो सभी का धन्यवाद। और हम यहीं पे मीटिंग अभी स्टॉप करते हैं हमारे। थैंक यू ऑल। थैंक यू मैडम।